एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ AH01 ह्यूमन एनवायरनमेंट का यूनिट 5 डिस्कस करने वाली हूँ। ब्लॉक 1 में 4 यूनिट्स जो हैं उसकी वीडियोस मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। आप जाके AH01 की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बार बार रिपीट होने वाले हैं। उनका ही एक्सप्लेनेशन मैं इस वीडियो में आपके साथ करने वाली हूँ। चैप्टर का नाम है सोशल एनवायरनमेंट एंड द पॉपुलेशन ऑफ मैन। हमारा फर्स्ट टॉपिक है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। When the increase in something in a fixed proportion of its own size at any time, its growth is called exponential. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं बेसिकली, अगर इसे सिंपली लैंग्वेज में डिफाइन किया जाए तो ये एक तरह की ऐसी ग्रोथ होती है जो ऑर्गेनिज्म को अनलिमिटेड रिसोर्स मिलने के बाद होती है। ये जो ग्रोथ होती है ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये नेचर में नहीं देखी जाती, ये देखी जाती है लेबोरेटरीज में। जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करा देते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस दे देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उसकी ग्रोथ होने लगती है। जैसे कि एल्गी हो गया। एक एग्जांपल लेते हैं एल्गी का। हम लेबोरेटरी में एल्गी की ग्रोथ कराते हैं। जब हम उस एल्गी की ग्रोथ कराते हैं तो हम पहले तो उसे एक बहुत ज़्यादा छोटी पेट्री डिश में रखते हैं। फिर हम उस पेट्री डिश को, जब वो सारा एल्गी से कवर हो जाता है, सारा स्पेस वो ऑक्यूपाई कर लेता है अपनी ग्रोथ से, फिर हम उसको एक बड़े वास्क में ट्रांसफर कर देते हैं। फिर क्या होता है कि उसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो रही होती है कि वो अपना जो स्पेस है वास्क का भी ऑक्यूपाई कर लेता है। फिर हम किसी बड़े जार में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो जितने भी हम उसको रिसोर्सेज देते जाएंगे, उस ऑर्गेनिज्म का जो है रिप्रोडक्शन बढ़ता ही चला जाएगा। इसी तरह की ग्रोथ को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और ये नेचर में नहीं देखी जाती, खाली लैब्स में देखी जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और इससे रिलेटेड 2 ऐसे कर्व हैं जो कि जून 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में डिफरेंस बिटवीन के तौर पे पूछे गए हैं। आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जे शेप्ड कर्व है। कंडीशन रिक्वायर्ड बताई गई है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व के लिए। इसके अंदर रिसोर्सेज जो है वो अनलिमिटेड होने चाहिए और ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करते जाएंगे जितनी उनकी कैपेबिलिटीज होती हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड रिसोर्सेज मिल रहे हैं। ये जे शेप्ड कर्व है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दूसरा जो हमारा कर्व है दैट इज एस शेप्ड कर्व, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। इस कर्व का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, कैरिंग कैपेसिटी होती है और ये नेचर में होता है। ये जो ग्रोथ है ये एक्सपोनेंशियल है, बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली ग्रोथ है। जे शेप्ड कर्व जो है, एस शेप्ड कर्व होती है जो नेचर में पाई जाती है ग्रोथ। नॉर्मली जो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है उसको कम रिसोर्सेज मिलते हैं, जितनी कैरिंग कैपेसिटी होती है किसी भी लैंड की, उस हिसाब से वो ग्रोथ कर पाता है। जितना उसे स्पेस मिलेगा उतनी वो ग्रोथ करेगा। इसको जो ग्रोथ कर्व को कहते हैं हम एस शेप्ड कर्व, सिग्मॉइड कर्व। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कर्व ऐसे है कि पॉपुलेशन, टाइम, पीरियड ऑफ स्मॉल एक्सक्रेशन, इसको 3 उसमें डिवाइड किया गया है इस कर्व को। ये वो पीरियड है जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्पीड जो होती है ग्रोथ की बहुत ज़्यादा स्लो होती है। यहाँ पर स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है, एक्सपोनेंशियल फेज में आ जाती है। यहाँ पे जब उसको रिसोर्सेज नहीं मिलते नेचर के अंदर, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है एस शेप्ड कर्व की। जब उसको रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे तो उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, वो स्टडी में आ जाएगी। ये दोनों कर्व बनाने के लिए आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनका 1 बाय 1 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एस शेप्ड कर्व हो गया, ये हो गया जे शेप्ड कर्व। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की जो है वो एज स्ट्रक्चर बनाई गई है। पॉपुलेशन को 3 भागों में डिवाइड करा गया है। इट इज नेसेसरी टू कंसिडर द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। फॉर आवर पर्पस वी मे डिवाइड द पॉपुलेशन टू 3 एज ग्रुप। 3 एज ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है पॉपुलेशन को, जिसमें कि पहली है प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव वो एज है जो बर्थ से स्टार्ट होकर 14 की एज तक जाती है। रिप्रोडक्टिव है 18 से 59 तक जाती है। पोस्ट रिप्रोडक्टिव होती है 60 प्लस से। While the first group comprises the juvenile and the third as the senior member. फर्स्ट ग्रुप जो है वो जुवेनाइल फेज को शो करता है और थर्ड जो है उसके अंदर सीनियर मेंबर्स आते हैं। इसके अंदर सेकेंड जो ग्रुप है वो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी शो करता है पॉपुलेशन डिपेंड की। जितने भी हमारे जुवेनाइल फेज के बाद जो रिप्रोडक्टिव फेज जो है हमारा, उस पर सारी पॉपुलेशन डिपेंड करती है।
जनरली अ रैपिड ग्रोइंग पॉपुलेशन विल कंटेन अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ यंग। जितने भी कंट्रीज के अंदर रैपिड ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसके अंदर लार्ज प्रोपोर्शन जो है वो यंग लोगों का है, और जहाँ पर डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है वो प्रोपोर्शन उसके अंदर जो है ओल्ड इंडिविजुअल्स ज़्यादा हैं। जहाँ जिस भी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा गिर रही है, डाउन में चल रही है, वहाँ पे ओल्ड इंडिविजुअल्स ज़्यादा हैं, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोइंग हो रही है वहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो यंग इंडिविजुअल्स की ज़्यादा है। We find that the proportion of the young 0 to 14 years, especially in the developing countries where many children are born, this group may be as great as the 45% of the total population are called young population. ये देखा गया है कि बर्थ से न्यूबॉर्न से 14 साल की जो एज है इसके ये मोस्टली पाई जाती हैं उन डेवलपिंग कंट्रीज में जहाँ पे बहुत सारे बच्चों का जन्म हो रहा है, और उनकी टोटल पॉपुलेशन के अंदर 45% लोग इसी जुवेनाइल फेज के हैं। ये जो पॉपुलेशन होती है उसकी हाई एज डिपेंडेंसी होती है, और इनको हर चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। एम्प्लॉयमेंट होने चाहिए, एजुकेशन होने चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ होने चाहिए, क्योंकि वो जुवेनाइल फेज में है तो हर चीज़ उन्हें प्रोवाइड करानी पड़ती है। ऑन द कंट्री द डेवलप्ड कंट्रीज हैव ओल्ड विद हाई प्रोपोर्शन ऑफ द दीज अबव 65 ईयर्स ऑफ एज। हेयर द कॉम्पिटिशन फॉर जॉब इज लेस बट हेल्थ एंड केयर कॉस्ट इज हाई। उन डेवलप्ड कंट्रीज़ में जहाँ पे ओल्ड की पॉपुलेशन ज़्यादा है, बूढ़े लोगों की जो संख्या बहुत ज़्यादा है, 65 प्लस जो एज के लोग वहाँ ज़्यादा हैं, वहाँ पे कंपटीशन जॉब का तो कम होगा, बट वहाँ पर जो हेल्थ के और केयर फैसिलिटीज़ हैं उसके अंदर पैसे ज़्यादा लगेंगे उस कंट्री के। इन द केस ऑफ फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप 15 to 44 इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। किसी भी डेवलप कंट्री के लिए रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो होता है, जो 15 से 44 एज होती है फीमेल्स की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ये कुछ टर्म्स हैं जिसको डेफिनेशन के उसमें पूछा जाता है। नैटेलिटी, मोर्टेलिटी एंड माइग्रेशन। नैटेलिटी, an expression of the production of new individual in the population is called natality, basically called birth rate। किसी भी बच्चे के जन्म को एक पॉपुलेशन के अंदर एक्सप्रेस किया जाता है, उसके बर्थ रेट को कहा जाता है नैटेलिटी। मोर्टेलिटी, इट रिवर्स टू द डेथ ऑफ इंडिविजुअल। किसी भी इंसान की अगर डेथ होती है तो उसको एक्सप्रेस किया जाता है मोर्टेलिटी रेट के अंदर। Migration, the movement of the pupil to new houses either within the boundaries of a country, internal migration or across the boundaries to another country, international migration is called migration। Migration, एक जगह से दूसरी जगह स्थापित होना, इसको माइग्रेशन कहते हैं। जब लोग अपने एरिया को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं उसको माइग्रेशन कहते हैं। माइग्रेशन में दो तरह की होती है, इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनेशनल माइग्रेशन। जब किसी कंट्री के लोग एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, द मूवमेंट ऑफ पीपल टू न्यू हाउस आइदर विद द बाउंड्रीज, बाउंड्री के अंदर ही वो एक से दूसरे शहर में जाते हैं। सपोज किसी एक इंसान अगर दिल्ली में रहता है और वो शिफ्ट कर जाए मुंबई में, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल माइग्रेशन। और अगर वो बाउंड्रीज को क्रॉस करके दूसरी कंट्री में जाए, जैसे कि अभी लेटेस्ट जो है वो तालिबान की वजह से अफगानिस्तान में लोगों ने बहुत ज़्यादा माइग्रेट किया है, वो अफगानिस्तान को छोड़ के दूसरी कंट्रीज़ में गए हैं, उसको क्या कहेंगे हम, इंटरनेशनल माइग्रेशन।